आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद की खास पेशकश इनसाइड स्टोरी पे आज हम कुछ ऐसी विषयों पे चर्चा करेंगे, ऐसे कुछ खुलासे करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। आज के विश्लेषण में जो खास मुद्दा है, जो खास चर्चा होने वाली है, वो होगी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व उनके लड़के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर को लेकर। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि 22 फरवरी को, आने वाली 22 फरवरी को अहरौला के जनता इंटर कॉलेज में समरसता रैली का आयोजन किया गया है और यहीं से कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से ही कई ऐसे रोडों का भी उद्घाटन कराया जाएगा जो दशकों से अपने ही मरणावस्था में पड़ी हुई है, जिसे चलना भी दुर्लभ हो गया है और जिसको लेकर महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर खजूरी की सरजमी से माननीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि 22 फरवरी को समरसता रैली आएगी जिसमें करीब 1 लाख से 2 लाख लोगों को आने की संभावना है। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी इस रैली में हिस्सा लेंगे और शामिल होंगे। चलिए, इतना तो इस रैली को लेकर चर्चाएं हुई। इस रैली की समरसता रैली की चर्चा इसलिए खास और बन गई क्योंकि लोगों ने अनुमान लगाया और जो बातें राजनीतिक गलियारे से निकल के आई वो ये आई कि जो है इसी रैली के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो यहीं से ही अहरौला कप्तानगंज करीब 21 किलोमीटर या 22 किलोमीटर मार्ग का जो रास्ता है वहीं से इसका भी उद्घाटन कर दिया, जो है शिलान्यास करके इसका काम का सुचारू रूप से चालू करवा दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त 2 या एक अन्य छोटे छोटे और रास्ते भी हैं जिसका यहीं से जो है उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा काम चालू कराने के लिए। तो बात समरसता रैली के अंदर छुपी एक ऐसी हलचल की है जो भी पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं हुई है, जिस पर हम खास चर्चा के लिए आज आप लोग के सामने इनसाइड स्टोरी में प्रस्तुत हुए हैं। तो जो खास चर्चा होगी इस रैली के पीछे जो जुड़ी बातें हैं उसको भी हम थोड़ा समय रुक के बताएंगे। उसके पहले काफी विश्लेषण है, कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो भी हैं जिनको मैंने साक्ष्य के रूप में आप लोगों के पास लेकर आया हूं और आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि ताजा मामला इस समय जो चल रहा है यूजीसी को लेकर देश में जो माहौल चल रहा है वो पूरी तरह से एक विचाराधीन माहौल हो चुका है। आए दिन डीओ जैसे यूनिवर्सिटियों में छात्रों के बीच नंगा मारपीट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, उन विद्यालयों के बीच में छात्रों के बीच में मारपीट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। कुछ दिन पहले जब यूजीसी लागू हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने यूजीसी को लागू किया, उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और याचिका दायर करके इस पे तत्काल प्रभाव से रोकने और इसको यूजीसी में जो नए नियम संशोधन होकर आए हैं उनको रद्द करने की बात कहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए तत्काल इस नियम पर रोक लगा दिया और अग्रिम सुनवाई तक इसको चालू ना करने का सभी प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकारों को निर्देश दे दिया। अब बात दूसरी आती है। निर्देश आने के बाद तो राजनीतिक गलियारे और तेज हो गए और चुनावी रोटियां तरह तरह की सभी पार्टियां में सेकनी शुरू कर दी। उसी कड़ी में जो है फिर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के द्वारा मिठाइयां वितरण की गई और उन्होंने ऐसा कहा गया कि ऐसी तो बहुत बड़ी जीत हो गई हमारी। हालांकि ऐसा कुछ बड़ी जीत नहीं हुई, जब तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता तब तक जनरल कैटेगरी की कोई विशेष जीत नहीं मानी जाती। अब दूसरे पहले समझते हैं। यूसी पे जब रोक लगाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब रोक लगाएगी सोशल मीडिया पे, तो तत्कालीन सीजीआई हैं वो समान वर्ग से आते हैं, उन पर भी अवैध टिप्पणियां की गई, उन पर भी अवैध आरोप लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप किया गया कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसकी वजह से उन्होंने इस बिल को रोक लगाया है और तमाम तरह की पार्टियां अलग अलग प्रोटेस्ट अपना शुरू कर देती हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए। अब यूजीसी पे का इस विस्तार से ना जाके थोड़ी सी शॉर्ट में आप लोग को मैं बताता हूँ। यूजीसी एक नियम है जो सर्वप्रथम 1956 में लागू हुआ था। इसमें कुछ अभी हालिया में संशोधन करके इसको लाया गया है जिसमें
पूर्व में सिर्फ एससी कैटेगरी के बच्चे होते थे, और अगर वो किसी पे आरोप लगाते थे या फिर अपनी बातों को करते थे कि जो हमें जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, तो उन पर जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। लेकिन हालिया जो अभी कानून आया है उस पर जो है ओबीसी कैटेगरी को भी शामिल कर लिया गया है, और एक संगठन का भी जो है गठन किया जाता, जो हमेशा कैंपस में रहता, और अगर कोई भी एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जो है जाके शिकायत करता तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो उस प्रशिक्षण के खिलाफ उसकी जो मान्यता थी उसको भी रद्द की जा सकती थी, जो फंडिंग सरकार के द्वारा होती थी उसको भी रोकी जा सकती थी। जो ताजा जो नियम अपडेट आए हैं वो ऐसा है। ऐसे में दो पहलू आते हैं। समान कैटेगरी के बच्चों का कहना है कि ऐसे में समान कैटेगरी के बच्चे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते ही अपराधी घोषित हो जा रहे हैं। दूसरा, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी लागू होनी चाहिए, उनका कहना है कि अगर ये नियम आता है तो उससे हम लोगों की कहीं ना कहीं सुनना होती। अब इसको साइड में रखिए, ये बात यूजीसी को लेकर थी। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि इस यूजीसी को मैं इस चर्चा में लाया क्यों हूं, और इसके चर्चा में लाने का मकसद क्या है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि समरसता रैली तो है, उसके अतिरिक्त ओम प्रकाश राजभर की जो फैक्टो 1-3-2 निशाने की बात मैंने कही, उसको उसलिए इस फैक्ट को इसमें शामिल करना बहुत जरूरी बन जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के छोटे लड़के सुंदर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर का एक बयान आता है जो सोशल मीडिया पे वायरल है और सूचना पत्र में भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा, मैं यूजीसी का समर्थन करता हूं, जैसा कि जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं उसमें है, ये कोई संदेश वाहक करके न्यूज पेपर है जिसमें इन्होंने कहा कि हाँ मैं यूजीसी का समर्थक हूँ, इसे लागू होना चाहिए, अरुण राजभर का कहना है। अब ये मुद्दा अब यहीं से आप ध्यान देने की बात ये होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा हाँ मैं यूजीसी का समर्थक हूँ और इसको लागू होना चाहिए। उसके बाद उनका एक बयान और आता है, जो आजमगढ़ के बहुचर्चित चेहरे हैं, वसीम अकरम यूट्यूबर हैं, और उनके माध्यम से उन्होंने उनको बताया कि यूजीसी चालू होना चाहिए। यूजीसी के पहले भी कुछ ऐसे बातें चालू हुई थी, ऐसे नियम आए थे जिनको लेकर कौन विरोध करता था। हालांकि उन्होंने खुल के कुछ इस पे नहीं कहा कि किसका विरोध, लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। अभी तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दिया है, लेकिन उसके बाद हम लोग अपना जो है बात को विभागी से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और यूजीसी को लागू कराएंगे। ठीक है, ये फैक्ट आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, फैक्ट आता है। समानता की बात अगर पहले पन्ने पर बाबा साहब ने लिखा है तो समानता सिर्फ एक जाति को है कि सबको है? सभी समाज को समानता। अगर यूजीसी लागू होने की बात आई, ये गौड़ समाज के लोग धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग जब धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे, राजभर समाज के लोग धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे, यादव समाज के लोग धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे, और वहीं जब अपने भागीदारी की बात करेंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो ये पिछड़े कहलाए जाएंगे, ये दलित कहलाए जाएंगे, ये आदिवासी कहलाए जाएंगे, ये राजभर कहलाए जाएंगे, ये प्रजापति कहलाए जाएंगे, गौड़ कहलाए। ये कौन सी भेदभाव है? जिनको भेदभाव करने की आदत है वो अपनी आदत सुधारने की बजाय वो आदत बिगाड़ने में लग गए। ये सब नहीं है इस तरह जो समझ रहे हैं। एससी एसटी एक्ट कब बना था? किसने बनवाया था? विरोध उस समय किसने किया था? 10% गरीब सवर्ण को आरक्षण लागू हुआ, बताओ कितने पिछड़े उन्होंने विरोध किया? दलित समाज को जो आरक्षण लागू हुआ किसने विरोध किया? मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हो रहा था, किसने विरोध किया? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ना हो, इसका कौन विरोध कर रहा? सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पहले दिन से कह रहे हैं। अब दूसरा पहलू मैं क्यों कहता हूं, अब इसको सुनिए। 22 फरवरी को आजमगढ़ के अरोला के जनता इंटर कॉलेज के मैदान में समरसता रैली होने वाली है। फैक्ट ये सार्वजनिक बातें हैं और ये आम बात हो चुकी है कि ये तो पूरा हो हल्ला हो चुका है कि ऐसी ऐसी बातें हैं। यूजीसी एक्ट की तरह एससी एसटी एक्ट है। आपने शायद विष्णुकांत तिवारी की घटना सुनी हो, जिसमें एक निर्दोष युवक को करीब 20 साल के बाद उसे निर्दोष साबित करके जो है अभी अदालत से बेल मिली। अब बताइए, वो विष्णुकांत तिवारी जिस पे फर्जी एससी एसटी लगाया जाता है और उसके बाद 20 साल उसको निर्दोष, 20 साल बाद
20 साल की सजा काटने के बाद उसको निर्दोष कहकर कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन 20 सालों में जो उसकी जवानी के दिन, और दावा ये भी किया जाता है कि इस दौरान उसके बूढ़े माता पिता की भी मौत हो गई, जिस अंतिम संस्कार के लिए भी वो विष्णुकांत तिवारी नहीं आ पाए, और बाद में कोर्ट के द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनका जो आरोप लगे थे वो सारी निराधार हुआ था कि वो छोड़ दिया गया। उसके अतिरिक्त एवज में जिसने ये SC/ST एक्ट फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया था उसके ऊपर कार्रवाई, लेकिन नाम मात्र, बस केवल नाम मात्र की कार्रवाई हुई कुछ। तो मेरे कहने का मतलब से ये रहता है कि अगर SC/ST इतना घातक होता जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसे अपने बचाव के लिए इसको लागू किया है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं UGC भी SC/ST की तरह हमें खाना जाए, दूसरी करना है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले बिहार के दरभंगा में एक ब्राह्मण गांव को ही SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया, जिसमें 210 ब्राह्मण लोगों को मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें 70 नामजद जबकि 150 लोग अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अब मामला क्या था, उसमें कुछ लेन देन का मामला था जिसकी वजह से तो मैं हुई। उसके बाद पूरा मामला दर्ज कराया गया। 210 ब्राह्मण के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 150 अज्ञात व 70 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। सोचिए कितना बड़ा भयावह घटना यह होगी। अब सुनिए, उसके बाद घटना के बाद SC/ST दर्ज कराने के बाद अब उस गांव की स्थिति यह है कि उस घरों में ब्राह्मण के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उस गांव को छोड़ के जा चुके हैं। जिसमें उस गांव में अब ब्राह्मण महिलाएं और बच्चे ही सिर्फ बचे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग वहां उस गांव में वर्तमान में थे उनके खिलाफ, और जो लोग शहरों में विदेशों में काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी SC/ST में मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये सब मुझे कहने पे मजबूर हूं क्योंकि ये अभिशाप साबित होता जा रहा है तरह से। जहां सरकार ने इसको प्रोटेस्ट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए SC/ST के लोगों को SC/ST का हथियार दिया था, वो अब इसका दुरुपयोग हो रहा है। चलिए, तो अरुण राजभर का भी बयान मैंने आपको बताया। अब ये सारी बातें मैंने क्यों कही, अब इस पे आते हैं, फैक्ट चेक पे आते हैं। 22 फरवरी को आजमगढ़ के अहरौला जनता इंटर कॉलेज में समरसता रैली होने वाली है। इसी रैली में ओम प्रकाश राजभर जो अपना प्लान बी खेलने वाले हैं, जो इनसाइड स्टोरी की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपना प्लान बी खेलने वाले वो ये है कि उस रैली में ब्राह्मण सम्मेलन भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो अभी तक खबरें आई हैं, जो रिसोर्सेज से मैंने खबरें प्राप्त की, उसमें यही है कि इस समरसता रैली में 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का फार्मूला भी तैयार किया जा रहा है। 10,000 ब्राह्मण अभी पूर्वांचल में जब अपना पैर पसारने के लिए आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर व उनके दोनों पुत्रों ने लगातार रैलियां और प्रदर्शन करना चालू किया, तो उसमें बड़ी संख्या में उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ना शुरू किया। कुछ बड़े चेहरे मुझे याद भी हैं, जिसमें जो है रमेश चंदुबे हो गए, यशवंत चौबे हो गए, उसके अतिरिक्त अभिषेक उपाध्याय, ब्राह्मण बड़े चेहरे जिनको उन्होंने अपनी पार्टियों में पद दिया और इन चेहरों को जोड़ा। अब इन्हीं के माध्यम से अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत होने वाली अहरौला में समरसता रैली में 10,000 ब्राह्मणों को जोड़ने की बात कही जा रही है। अब ये आता है, ये ब्राह्मणों को जोड़ने का पूर्वांचल में क्या यहीं कहीं से इनके पास आदेश आया है, सूबे के मुख्यमंत्री या अन्य के द्वारा कोई आदेश आया कि पूर्वांचल में रूठे हुए ब्राह्मणों को इकट्ठा कैसे किया जाए, उनको कैसे मनाया जाए?
अचानक से ये ट्विस्ट कैसे आता था? एक तरफ तो उनके लड़के अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अनुज राजभर के द्वारा कहा जाता है मैं यूजीसी का समर्थन करता हूं, उनके द्वारा ये नहीं कहा गया, जबकि विपक्ष के मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, दोषी बचने नहीं चाहिए और निर्दोषी को भी सजा नहीं होनी चाहिए। यूजीसी आने के बाद उन्हें साफ तौर पर उन्होंने अपनी ये बात को रखी थी। और वहीं अरुण राजभर के द्वारा कहा जा रहा है कि यूजीसी को चालू करवाना होगा, इसकी यूजीसी चालू करवाएंगे हम। बहरहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बावजूद में यूजीसी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी जाएंगी और यूजीसी को चालू करवाया जाएगा। उन्होंने एक भी डिबेट या एक भी बातों में उन्होंने नहीं कहा कि यूजीसी में संशोधन की जरूरत है। कोई भी निर्दोष इस नियम के, इस कानून के दायरे में आके निर्दोष सजा ना काटे, जैसे विष्णुकांत तिवारी ने काटा, जैसे बिहार में दरभंगा में 210 ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST में मुकदमा दर्ज हो गया, इसी तरह कोई और अन्य कोई ना काटे। एक बार भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। तो ऐसे में ब्राह्मण कुटुंब की बैठक क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी है ओम प्रकाश राजभर को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, कि ब्राह्मण कुटुंब, ब्राह्मण कार्यक्रम, ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की क्यों राय ली? हालांकि ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान आया कि ब्राह्मण इकट्ठा होंगे, बुद्धिजीवी हैं। भाई ब्राह्मण बुद्धिजीवी हैं, ब्राह्मण इकट्ठा होंगे, ब्राह्मणों के वोटों की जरूरत सभी पार्टियों को है, लेकिन अगर जब उनके हक की बात आती है, जब उनके सम्मान की बात आती है, तो आप लोग क्यों पीडीए कहने लगते हैं? क्या पीडीए के अलावा इस देश में जनरल कैटेगरी के लोग नहीं आते हैं? क्या वह नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और आखिर ओम प्रकाश राजभर किसी के आदेश को फॉलो कर रहे हैं अरौला में ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की, या अतरौलिया विधानसभा की अपनी रोटी सेकने के लिए ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं? कि कहीं हो सकता है बसपा से किसी ब्राह्मण को टिकट मिल गया तो ब्राह्मण वोट बैंक चले ना जाए। हालांकि एनडीए की गठबंधन, बीजेपी की गठबंधन, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर गठबंधन है। हालांकि ताजा मामला एक और आपको हम बता दें, अभी 7 दिन पहले की घटना है कि अनिल राजभर भी 22 फरवरी को ही माहौल की टिकोरिया में प्रोग्राम कर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जाएगी टिकोरिया में, और 22 फरवरी को भी इनका प्रोग्राम यहाँ पे लग जा रहा है। अब क्षेत्र में जो चर्चाएं बन रही हैं ये बन रही है कि ये ओम प्रकाश राजभर के बड़े दावे हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे 22 फरवरी को समरसता रैली में। लेकिन क्षेत्र में चर्चाएं हो चुकी हैं, क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री इस समरसता रैली में नहीं आएंगे। इसके द्वारा अरविंद राजभर से ही बात की गई। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री के बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, अभी कुछ इस पे कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा भी कुछ आता है, अगर ऐसी होता है तो जरूर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अनिल राजभर भी आते हैं। अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर में जवानी भी चलती है, जवानी खूब लड़ाई चलती है। कोई लोहा चोर बताते हैं, कोई वोट चोर बताते हैं। 5 फरवरी को टिकोरिया में माहौल में भी उन्होंने अपना प्रोग्राम रख दिया। अब एक जानकारी हम आपको बता दें, अनिल राजभर के बेहद करीबी कहे जाने वाले बीजेपी के ही एक नेता हैं जिनका नाम है रानू राजभर, जिनका नाम रानू राजभर है। उन्होंने अभी वो बीजेपी में जो है क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर के, तो इस देखिएगा, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने बकायदे लिखा कि सुभाषपा से सैकड़ों की संख्या में सुभाषपा को छोड़कर लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए। बताइए, सुभाषपा को छोड़कर लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए। बीजेपी की सपोर्टर पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। एक तरफ बीजेपी ही काट रही है सुहेलदेव पार्टी समाज पार्टी के वोटरों को, उनके सपोर्टरों को। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल है,
आपसे एक उपाध्याय की मैंने बात की, ब्राह्मण के बड़े चेहरे, जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं अरोला से। यशवंत चौबे की मैंने बात की, ब्लॉक प्रमुख अरोला के भावी प्रत्याशी हैं, बड़ा चेहरा है। रमेश दुबे की बात की मैंने, अतरौलिया से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायकी भी लड़ चुके हैं, ब्लॉक प्रमुखी भी लड़ चुके हैं। इन बड़े चेहरों को जोड़कर अरोला की समरसता रैली में होने वाली में 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की बहुत बड़ी जो साठगांठ चल रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ओम प्रकाश राजभर का ये निजी मामला है या फिर ऊपर से कहीं से आदेश आया है कि जो पूर्वांचल के ब्राह्मण रूठे हुए हैं उनको मनाया जाए और एकजुट करके बीजेपी को वोट कराया जाए। जो इनसाइड में सबसे बड़ा खुलासा है वो यही है, समरसता रैली कम, ब्राह्मणों की जुटता ज्यादा। ओम प्रकाश राजभर का दावा भी है कि करीब 1 से 2 लाख जनता इस मैदान में इकट्ठा होगी समरसता रैली के दौरान। तो क्यों ब्राह्मणों की जरूरत आन पड़ी? भिष्णुकांत तिवारी जैसे SC/ST मामलों में, यूजीसी मामलों में, या फिर जो है बिहार के दरभंगा में हुए मामलों में ये लोग नेता नहीं बोलते हैं, कोई साथ नहीं खड़ा होता है। तो ब्राह्मणों की जरूरत क्यों आन पड़ी कि 10,000 ब्राह्मणों की इकट्ठा कर रहे हैं और उस रैली में इनको उनका सहयोग ले रहे हैं और चुनावी तैयारियों में, चुनाव की राहों में इनका बिगुल फूक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। राजभर जी, राजभर का सम्मेलन करवाया आपने, सेना बना डाली, पीली लाठी भी बांट दी, अब ब्राह्मणों का सम्मेलन करके क्या करना चाहते हैं? अब उस दिन आइएगा तो बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। अभी बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। कुछ तो तैयारी होगी। नहीं, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हमारी हो रही है। हमारे वहाँ डॉक्टर संतोष पांडे, रमेश दुबे जैसे लोग, सैकड़ों लोग लगे हैं काम के लिए, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आइए मिल करके जो है आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी की तानाशाही है, हिटलर शाही है, उसको खत्म किया जाए। उनकी गुंडाई है समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ ही बना करके दिखाएंगे। आप देखिएगा ना, 10 की 10 सीट जीत करके एनडीए को हम देंगे। धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, फिर आप वही बात देखिए, है ना सांसद। अभी चुनाव 1 साल बाद होना है, काम वहां कर ले रहे हैं। जो काम हो रहा है वो तो सरकार कर रही है, सरकार के पैसे से हो रहा है, एनडीए सरकार कर रही है, वो कुछ कर रहे हैं वहाँ। इतना यादव बाहुल्य जिला है, मुसलमान हमारे झूठ है। देखिए कौन है बाहुल्य? वहां बाहुल, देखिए सच्चाई ये है कि पूरे जिले में 4 लाख यादव मतदाता है और 5 लाख मतदाता मुसलमान है और लगभग 3.25 लाख के आसपास राजभर है, उतना निषाद है, उतना समझिए कि 2 लाख 2.5 लाख वहां प्रजापति है, 2 लाख 2.5 लाख गोंड है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख पटेल है, गिनती ये नहीं है। जो छोटे छोटे वोट हैं, विश्वकर्मा वोट 2-2.5 लाख है, नाई का वोट वहां करीब 1.25 लाख है। तो ये सारे वोट की गिनती तो होती नहीं, खाली कुली यादव हैं वहां, और तो जाति रहती नहीं है। तो उसी वोटों को आप इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वहां ब्राह्मण जुटने जा रहा है, पूरा चापेगा, सब बटुर जाएंगे, देखिएगा ना। सबसे बड़ा सवाल जो यही रहा। तो इनसाइड स्टोरी में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम तेज खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे